नमस्कार। एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं जेएनयू सेमेस्टर 6 के आर्थिक भूगोल के बारे में। इसमें अपन बात करेंगे विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर प्रश्न पत्र की बात करें तो उस प्रश्न पत्र आपको 80 नंबर का देखने को मिलेगा। उसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न 10 आएंगे जो प्रत्येक 2 नंबर का होगा, और उसके साथ निम्नात्मक प्रश्न 10 देखने को मिलेंगे जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को करना और प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होगा। अभी चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, आर्थिक संसाधन क्या है? आर्थिक संसाधन वे साधन है जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। इनमें प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, भूमि, खनिज तथा मानव संसाधन शामिल होते हैं। ये संसाधन उत्पादन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आर्थिक विकास का आधार होते हैं। आर्थिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे प्राकृतिक संसाधन, उसमें जल, भूमि, इन सभी संसाधनों के द्वारा जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उसके साथ साथ उत्पादन की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे भूमि के द्वारा बहुत सारी उत्पादन होते हैं, जैसे खनिजों का निर्माण, खनिज मिलते हैं, उसके साथ कृषि की जाती है और खनिजों के द्वारा भी अपन बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। और उसके साथ साथ ये आर्थिक विकास का भी आधार होते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के परिणाम क्या है? संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषण हो गया है। उसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी भी हो रही है। अत्यधिक मात्रा में उद्योग स्थापित करने से, उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ को जल में मिलाने से जल प्रदूषण हो रहा है। इसी प्रकार जल संसाधन की भी कमी हो रही है। इससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है और जैव विविधता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण या संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से जो है पारिस्थितिक संतुलन भी बिगड़ता है, यानी कि आपस में जीवों की क्रिया भी बिगड़ती है। इसलिए संसाधनों का संतुलन उपयोग आवश्यक है। इसलिए संसाधनों का जो है वो सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, जिससे पर्यावरण प्रदूषण न हो और नए संसाधनों की कमी हो। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रबर उत्पादन के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? रबर की फसल के उत्पादन के लिए जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए? रबर एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसमें गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबर की फसल जो है एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है, यानी कि वहाँ की जलवायु कैसी, गर्म और आर्द्र होनी चाहिए। भूमध्य रेखा के आसपास के पाए जाने वाले क्षेत्र की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय होती है। इसके लिए 25 सेल्सियस से 35 सेल्सियस तापमान और 200 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक उपयुक्त होती है। रबर की फसल के लिए अपन को तापमान 25 से 35 सेल्सियस की आवश्यकता होती है। वहीं अगर बरसात की बात करें तो उन स्थानों में रबर की खेती की जाती है जहां वर्षा की मात्रा 200 से 300 सेंटीमीटर के मध्य होती है। रबर के पेड़ों के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट या लाल मिट्टी आवश्यक होती है, और रबर की फसल के लिए दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है, यानी कि रबर की फसल उन स्थानों पर होगी जहां की मृदा दोमट या लाल मिट्टी होती है। ये फसल ठंड और पाले के प्रति संवेदनशील होती है, इसलिए इसे ठंडे क्षेत्र में नहीं उगाया जा सकता। भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक प्रमुख रबर उत्पादक राज्य है। रबर की खेती जो है वो ठंडे इलाकों में नहीं की जा सकती, और भारत में जो है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में रबर की खेती की जाती है। रबर का उपयोग टायर, ट्यूब, जूते और अन्य औद्योगिक उत्पादों में होता है। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। और रबर के उपयोग की बात करें तो रबर का उपयोग टायर बनाने के लिए, ट्यूब बनाने के लिए, उसके साथ जूते बनाने और अन्य औद्योगिक कामों में भी किया जाता है, और ये भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कपास की खेती की विशेषताएं क्या है? यानी कि कपास की खेती किन स्थानों पर उगाई जाती है? कपास की खेती की विशेषता क्या है? कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है जिसमें सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास एक महत्वपूर्ण नकदी यानी कि व्यापारिक फसल है जिसको अपन सफेद सोना भी कह सकते हैं। इसकी खेती के लिए गर्म और शुष्क जलवायु आवश्यक होती है, जिससे 21 से 30 सेल्सियस तापमान और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास की खेती सामान्यतः उन स्थानों पर पाई की जाती है जहां गर्म और शुष्क जलवायु हो
उसके साथ ही इसके लिए जो है 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता है, और बरसात की बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य की आवश्यकता होती है। कपास की खेती काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है, क्योंकि ये नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है। और कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त मृदा है वो है काली मृदा, क्योंकि काली मृदा अधिक मात्रा में जल को ग्रहण करके रखती है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है। और भारत में बात करें तो भारत में महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब जो है वो राज्य ऐसे है जहां पर कपास बहुतायत उगाया जाता है। कपास का उपयोग वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ये फसल देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करती है। सूती वस्त्र उद्योग या वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल का जो काम करती है वो कपास की फसल करती है, और ये भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध कराती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में कोयले के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत में किन स्थानों पर कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है उनकी बात करते हैं। भारत में कोयले के प्रमुख क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। अगर भारत में कोयले की बात करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। झारखंड का झरिया और बोकारो क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में अगर सबसे ज्यादा कोयले की बात करें तो वो आपके झारखंड के बोकारो और झरिया स्थान पर पाया जाता है। इसलिए इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बोकारो को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। पश्चिमी बंगाल का रानीगंज क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल का रानीगंज, छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र और उड़ीसा के तलसर क्षेत्र में भी बड़े भंडार पाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ का कोरबा और उड़ीसा का तलसर क्षेत्र में भी जो है अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। इन क्षेत्रों में कोयले की प्रचुरता और खनन सुविधाओं के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, और ये कोयला देश के विभिन्न बिजली संयंत्रों और उद्योगों में ऊर्जा प्रदान करता है। और यहाँ पर अधिक पैमाने पर कोयला का उत्पादन होने के कारण ये देश के ज्यादातर विद्युत संयंत्रों और उद्योगों में काम ऊर्जा के रूप में काम आता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक तरल जीवाश्म ईंधन है जो लाखों वर्ष पहले समुद्री जीवों और वनस्पतियों के अवशेषों के दबाव और ताप से बना है। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, यानी कि जो जीवों या फिर वनस्पति से बना हुआ है, जो जीवों और पेड़ पौधों के दबने या फिर अधिक तापमान बढ़ने के कारण बना है। ये पृथ्वी की गहराई में चट्टानों के बीच पाया जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। पृथ्वी की गहराई में चट्टानों के अंदर पाया जाता है, यानी कि पृथ्वी में अधिक मात्रा में खुदाई करने के बाद अपन को पेट्रोलियम मिलता है, और पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, क्योंकि इसका आर्थिक महत्व अत्यधिक है। इसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आदि बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम को रिफाइन करके बड़ी बड़ी रिफाइनरियों में रिफाइन करके इससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी बनाया जाता है। इसलिए इसको अपन काला सोना कहते हैं, क्योंकि इसका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। कोई पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बिना आज के जमाने में मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। इसका उपयोग परिवहन, उद्योग और घरेलू कार्य में होता है। डीजल और पेट्रोल का उपयोग परिवहन के साधनों में और एलपीजी का घरेलू उपयोग भी होता है। भारत में पेट्रोलियम के प्रमुख भंडार असम, गुजरात और बम्बई में है। और भारत में अगर पेट्रोलियम की बात करें तो ज्यादातर गुजरात, बम्बई और असम में पाए जाते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका का झील क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 बड़ी झीलें एक स्थान पर पाई जाती है, वहां का क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? संयुक्त राज्य अमेरिका का झील क्षेत्र लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो झील क्षेत्र है वो लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उन झील के आसपास लोहा इस्पात बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ लोहा अयस्क और कोयले की उपलब्धता, जल परिवहन और ऊर्जा स्रोतों की सुविधा है। और इस स्थान पर जो है कोयले की भी उपलब्धता है, इसके साथ लोहा इस्पात और जल के परिवहन या जल की उपलब्धता भी अधिक है, क्योंकि सुपेरियर, मिशिगन, ओंटारियो, इरी और यूरो जो है 5 बड़ी जिले पाई जाती है। इसके कारण जल की अधिक मात्रा में उपलब्धता है। शिकागो, डेट्रॉइट और पिट्सबर्ग जैसे औद्योगिक नगर यहाँ स्थित है, और इन झील क्षेत्र के किनारे पिट्सबर्ग है, डेट्रॉइट है और शिकागो जैसे बड़े शहर स्थित है, जो औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र अमेरिका के औद्योगिक विकास का केंद्र रहा है, और अमेरिका में जो उद्योगों का विकास हुआ है उसका जो केंद्र रहा है वो यही झील क्षेत्र रहा है, क्योंकि यहाँ जो आवश्यक वस्तु है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
जर्मनी का रूर बेसिन क्यों महत्वपूर्ण है? अब जर्मनी में एक रूर बेसिन है जहां पर अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है, तो वो महत्वपूर्ण क्यों है? रूर बेसिन जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ कोयले की प्रचुरता है। जर्मनी का रूर बेसिन बेसिन जो है वो अत्यधिक प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर कोयले की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक है, और ये क्षेत्र रेल और जल परिवहन से जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ ये क्षेत्र इस्पात उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है, और ये वायु व रेल व जल परिवहन के द्वारा भी जुड़ा हुआ है। यहाँ मशीनरी, रसायन और इस्पात उद्योग विकसित होते हैं और जर्मनी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। और इन स्थानों पर रसायन भी बनाए जाते हैं, मशीनरी भी बनाई जाती है, और अधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण रूर बेसिन को जर्मनी की रीढ़ भी कहा जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे का महत्व क्या है? रूस के एक भाग से दूसरे भाग तक पार करने वाले रेल मार्ग है, उसको अपने ट्रांस साइबेरियन का है, उसका महत्व क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ट्रांस साइबेरियन की बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी लाइन है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, जिसके एक किनारे को दूसरे किनारे को जोड़ने का काम करती है, जो रूस के यूरोपीय भाग को एशियाई भाग से जोड़ती है। और ये जो रेलवे लाइन है वो रूस के एशियाई भाग को यूरोपीय भाग से जोड़ने का काम करती है। ये आर्थिक विकास, संसाधनों के दोहन और क्षेत्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ साथ ये लाइन जो है आर्थिक विकास, वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान होता है, जिसके कारण आर्थिक विकास होता है। उसके साथ साथ क्षेत्रीय संस्कृति को भी आपस में जोड़ने का काम करती है, यानी कि एक किनारे को दूसरे किनारे के लोगों की संस्कृति को जोड़ने का काम करती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वायु परिवहन में मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है? वायु के द्वारा किए जाने वाले परिवहन को अपन वायु परिवहन कहेंगे, उस पर मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है? मौसम वायु परिवहन को अत्यधिक प्रभावित करता है। मौसम जो है वो वायु परिवहन को अत्यधिक प्रभावित करता है, क्योंकि कोहरा, तूफान, वर्षा, बर्फबारी और तेज हवाई उड़ानों को बाधित कर सकती है। एरोप्लेन अगर तेज बारिश हो रही है, कोहरा हो रहा है, बर्फबारी हो रही है, तो वायुयानों की उड़ानों को बाधित करती है। खराब मौसम में उड़ानों में देरी हो सकती है, रद्दीकरण और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। अगर मौसम खराब होगा तो वायुयानों में देरी होगी, उसके साथ साथ दुर्घटना या फिर उनका रद्द भी हो सकते हैं। इसलिए आधुनिक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और तकनीक का उपयोग आवश्यक है। सुरक्षित और समयबद्ध उड़ान के लिए अनुकूल मौसम जरूरी होता है। समय के साथ और सुरक्षित उड़ान भरने के लिए आपको उचित या फिर सही मौसम का होना जरूरी है। इसलिए अपन कह सकते हैं वायुयानों में मौसम का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि खराब मौसम होने पर अपनी वायु या फिर उड़ान कैंसिल हो सकती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आर्थिक संसाधनों की परिभाषा देते हुए उनके प्रकारों का वर्णन करना है। यानी कि आर्थिक संसाधन क्या है और उनके प्रकारों के बारे में बताना है। आर्थिक संसाधन किसी भी राष्ट्र की प्रगति, विकास और समृद्धि के आधार स्तंभ होते हैं। आर्थिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और ये किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। प्रगति का मतलब आगे बढ़ना, विकास के लिए, और उसके साथ साथ समृद्धि के, यानी किसी भी देश के विकसित होने या फिर विकास होने के लिए आर्थिक संसाधनों का होना आवश्यक है। अगर किसी देश में आर्थिक संसाधनों की कमी है तो वो देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। मानव समाज के अस्तित्व और उन्नति के लिए जिन साधनों, वस्तु और शक्तियों का उपयोग उत्पादन, वितरण तथा उपयोग की प्रक्रिया में किया जाता है, उन्हें आर्थिक संसाधन कहा जाता है। और मानव समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और उनकी प्रगति या उन्नति के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है, उसको अपन आर्थिक संसाधन कहते हैं। ये संसाधन प्रकृति से प्राप्त भी हो सकते हैं और मानव द्वारा विकसित भी किए जा सकते हैं। और आर्थिक संसाधन जो है वो प्राकृतिक या प्रकृति द्वारा भी प्राप्त हो सकते हैं, और इसका निर्माण मानव के द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे वन है, भूमि है, ये सभी जो है प्राकृतिक संसाधन है। वही कृत्रिम रूप से बनाए गए जितने भी साधन है, परिवहन के साधन है, बड़ी बड़ी इमारतें, ये सभी मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने संसाधनों का कितना कुशल और संतुलित उपयोग करता है। किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने संसाधनों का उपयोग किस तरीके से या किस रूप में करता है, कुशल तरीके से करता है या नहीं। अगर सही से उपयोग करेगा तो वो देश अधिक विकसित होगा, अगर उन संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करेगा तो वो देश
धीरे धीरे आते हुए वहां पर संसाधनों की कमी हो गई, जिसके कारण उस देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी। आर्थिक संसाधनों की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूप में दी है, परंतु सामान्य रूप में कहा जा सके कि वे सभी साधन जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए करता है, आर्थिक संसाधन कहलाते हैं। सामान्य भाषा में आर्थिक संसाधन की बात करें तो वे सभी संसाधन या वे सभी साधन जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, उनको आर्थिक संसाधन कहते हैं। उसके साथ साथ वस्तु और सेवाओं का उत्पादन के लिए भी करता है, यानी कि संसाधनों के द्वारा मनुष्य जो है वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। दूसरे शब्दों में आर्थिक संसाधन वे साधन है जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अगर दूसरी भाषा में बात करें, दूसरे शब्दों में बात करें तो आर्थिक संसाधन क्या भी सीमित है। जैसे कोयला की बात करें तो कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उनकी मात्रा जो है क्या है भाई, सीमित है। और जिनका उपयोग वैकल्पिक रूपों में किया जा सकता है, और उनका उपयोग जो है वैकल्पिक रूपों में किया जा सकता है। उनका उचित प्रबंधन और संरक्षण आवश्यक होता है। जो संसाधन खत्म होने वाले होते हैं उनका उचित प्रबंधन और संरक्षण करना चाहिए। उनको उनका उपयोग अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। उनको सतत पोषणीय विकास के आधार पर उनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इनकी कमी मानव जीवन और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। अगर इन संसाधनों की कमी हो गई तो वे मानव जीवन और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करेंगे। जैसे वनों की बात करें, वन एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन धीरे धीरे वनों के अधिक दोहन के कारण अपन वनों को काटते जा रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि इस धरती पर वन समाप्त हो जाएंगे। अगर वन समाप्त हो जाएंगे तो मानव का जीवन भी संभव नहीं है। अब है संसाधनों के प्रकार। संसाधन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो आपकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। संसाधनों का उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन तो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, वायु, भूमि, खनिज, वन, जीव जंतु आदि। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला संसाधन है प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी कि सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसको अपन प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, जिसमें जल, वायु, वन, जीव जंतु आदि आते हैं। प्रकृति के देन होते हैं, मानव इसका निर्माण नहीं कर सकता और ये आर्थिक विकास का आधार होते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण मानव नहीं कर सकता, ये सिर्फ प्रकृति की देन होती है और ये आर्थिक विकास के स्तंभ होते हैं। इनके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। दूसरा जो है वो मानव निर्मित संसाधन। वे संसाधन जो मानव द्वारा अपनी बुद्धि और तकनीक के माध्यम से बनाए जाते हैं, जैसे मशीनें, भवन, सड़कें, पुल, उद्योग आदि प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है और उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। दूसरा जो है मानव निर्मित संसाधन, या इसको अपन कृत्रिम संसाधन भी बोल सकते हैं। वे संसाधन जिनका निर्माण मानव अपनी बौद्धिक क्षमता और कौशल के आधार पर करता है, उनको मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन कहेंगे। जैसे सड़क है, पुल है, इमारतें है, मशीन है आदि इसके अंतर्गत आती है। और इनका निर्माण जो अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं। अगला जो संसाधनों का प्रकार है विकास स्तर के आधार पर, यानी कि विकास स्तर के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपके संभावित संसाधन। वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में उपलब्ध तो है लेकिन उनका अभी उपयोग नहीं किया है, जैसे रेगिस्तान क्षेत्रों में सौर ऊर्जा। संभावित संसाधन, वे संसाधन जो धरती पर उपलब्ध तो है लेकिन उसका अपन सही से उपयोग नहीं कर पा रहे, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा स्थापित तो कर चुके, लेकिन अभी उनका अपन सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो है आपके विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण, मात्रा निर्धारण और उपयोग किया जा चुका है, जैसे खनिजों का खनन, सिंचाई के लिए नदियों का उपयोग। विकसित संसाधन का अर्थ है वे संसाधन जिनका उपयोग अपन सही रूप से कर चुके हैं और उनका उपयोग करने के लिए अपने पास आवश्यक तकनीकी या प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जैसे नदियों के पानी द्वारा सिंचाई करना और खनिजों से खनन के द्वारा खनिजों का उत्पादन करना। तीसरा जो है आपके भंडार। वे संसाधन जिनकी जानकारी तो है लेकिन वर्तमान तकनीक के अभाव में उनका उपयोग संभव नहीं है, जैसे गहरे समुद्र के खनिज। वे संसाधन जो इस धरती पर उपलब्ध तो है लेकिन उसको निकालने के लिए या उसको उपयोग करने के लिए अपने पास आवश्यक तकनीक की या प्रौद्योगिकी का अभाव है, जैसे कि समुद्र में पाए जाने वाले खनिज। अगला जो है आपके आरक्षित संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान तकनीकी से किया जा सकता है लेकिन भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं, जैसे वन संपदा का संरक्षण। आरक्षित संसाधन वे संसाधन होते हैं
जिनका उपयोग अपन वर्तमान में कर सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी कि उनका पूर्ण रूप से उपयोग अभी नहीं करना है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी उनको सुरक्षित रखना है, जैसे वन संपदा। अगला जो प्रकार है वो पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन। इसमें पहला जो है आपके नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जो समय के साथ पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, नवीकरण संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, वायु, सूर्य ऊर्जा, वन ऊर्जा आदि। ये समाप्त नहीं होते, सही उपयोग किया जाए और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है, नवीकरण, पहला है नवीकरण संसाधन और दूसरा है अनवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन का अर्थ है वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद अपन उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं, जैसे जल है, वन है, भूमि है, उसके साथ साथ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। दूसरा जो है आपके अनवीकरण संसाधन, वे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं की जा सकते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सीमित होते हैं और इनका संरक्षण आवश्यक है। अनवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद अपन पुनः उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि उनकी मात्रा सीमित होती है और एक बार उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और गैस। अब अगला आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपके व्यक्तिगत संसाधन, वे संसाधन जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं, जैसे भूमि, मकान, वाहन। व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तिगत संसाधन उन्हें कहेंगे जो किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व पर है, यानी कि उस ऐसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, जैसे भूमि है, मकान है और वाहन है। अगला जो है वो आपके सामुदायिक संसाधन, वे संसाधन जो समाज या समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, जैसे पार्क, सार्वजनिक कुएं और सड़कें। सामुदायिक संसाधन उन संसाधनों को कहेंगे जिस पर किसी एक पूरे समुदाय या समाज का अधिकार होता है, जैसे सड़क है, पुल पुल है, कुएं है और सार्वजनिक स्थान है। अगला जो है आपके राष्ट्रीय संसाधन, वे संसाधन जो पूरे देश के स्वामित्व में होते हैं, जैसे नदियां, खनिज, वन और समुद्र। राष्ट्रीय संसाधन उन संसाधनों को कहेंगे जिस पर किसी देश का अधिकार हो, यानी कि देश में पाए जाने वाले समस्त खनिज पदार्थ है, नदियां, उन पर किसी देश का अधिकार होता है, तो उसको अपन राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अगला जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वे संसाधन जो किसी एक देश के अधिकार में नहीं होते बल्कि सभी देशों के लिए खुले होते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र और वायुमंडल। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उन संसाधनों को कहेंगे जिस पर किसी एक देश का अधिकार न होकर उस पर बहुत सारे देशों का अधिकार होता है, उनको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, जैसे समुद्र का जल क्षेत्र है और वायुमंडल है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब अगला है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है उपयोग संसाधन, वे संसाधन जो सीधे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ और कपड़े। उपयोग संसाधन अपन उनको कहेंगे जो सीधे मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ और कपड़े। दूसरा है उत्पादन संसाधन, वे संसाधन जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग होते हैं, जैसे मशीनें, श्रम और पूंजी। उपयोगिता के आधार पर दूसरा जो संसाधन है वो उत्पादन संसाधन। उत्पादन संसाधन उन संसाधनों को कहेंगे जिनका अपन जिनकी वस्तुओं या सेवाओं का अपन निर्माण करते हैं, जैसे श्रम है, पूंजी है, ये सभी। अगला संसाधन है भाई मानव संसाधन। मानव खुद भी एक संसाधन है। मानव अपने कौशल और ज्ञान के आधार पर नई नई वस्तुओं का निर्माण करता है, इस कारण अपन मानव को भी एक संसाधन के अंदर करत रखते हैं। मानव स्वयं भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है। मानव की शिक्षा, कौशल, अनुभव और कार्य क्षमता उसे एक उत्पादक संसाधन बनाती है। मानव की शिक्षा, कौशल, अनुभव और कार्य क्षमता जो है उसको एक आवश्यक संसाधन बनाती है, क्योंकि वो अपने कौशल और ज्ञान के प्रयोग के द्वारा नई नई वस्तुओं का निर्माण करता है, जिसके कारण अपन उसको एक संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। अब मानव संसाधन की विशेषताएं। मानव संसाधन की, ये एक सक्रिय संसाधन है। मानव संसाधन जो है आपके सक्रिय संसाधन है, यानी कि निरंतर चलने वाला संसाधन है। ये अन्य सभी भौतिक संसाधन का उपयोग करके उन्हें उपयोगी बनाता है। और मानव संसाधन के द्वारा, मानव के द्वारा जो है भौतिक संसाधन, जितने भी भौतिक संसाधन इस प्रकृति की देन है या इस भूमि पर उपलब्ध है, उन सभी का जो है सही रूप से मानव उसका उपयोग करता है अपने ज्ञान और विवेक के आधार पर। ये किसी भी देश के विकास और आर्थिक प्रगति का प्रमुख आधार है। और मानव संसाधन जो है किसी भी देश की प्रगति और विकास का प्रमुख आधार है, क्योंकि जिस देश में युवा या फिर मानव अधिक होगा वो देश उतनी ज्यादा विकसित होगा, क्योंकि मानव की क्षमता और कार्य कौशल उसको एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों का विवेचन कीजिए। यानी कि आर्थिक गतिविधियां जैसे कृषि या उद्योगों के वितरण को यानी कि किन स्थानों पर स्थापित किए जाए उनको प्रभावित करने वाले मानवीय व प्राकृतिक कारक। पहले बात अपन करें तो आर्थिक गतिविधियों का स्थानिक वितरण भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। आर्थिक गतिविधियों का जो स्थानिक वितरण है या उनका जो किसी स्थान पर स्थापित किए जाएंगे उसके लिए भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो ये स्पष्ट करता है कि विभिन्न आर्थिक गतिविधियां जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र पृथ्वी के विभिन्न भागों में समान रूप से क्यों नहीं फैली हुई है। ये असमानता मुख्य प्राकृतिक और मानवीय कारकों के प्रभाव का परिणाम है। यानी कि जैसे कृषि है, उद्योग है, व्यापार है और सेवा क्षेत्र पृथ्वी पर एक समान रूप से क्यों नहीं फैली हुई है क्योंकि पृथ्वी जो है सभी भाग पर या फिर सभी स्थान पर एक जैसी नहीं है, जिसके कारण इनमें इनके निवास या फिर इनकी भी स्थापना में असमानता पाई जाती है। अपन बात करते हैं प्राकृतिक कारकों की। ये प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है और जिन पर मानव का सीधा नियंत्रण नहीं होता है। प्राकृतिक कारक जो है आपके प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और जिन पर मनुष्य का जो है सीधा नियंत्रण नहीं होता है। ये कारक आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक स्तर पर निर्धारित करते हैं और जो प्राकृतिक कारक है जो आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक रूप से प्रभावित करते हैं। पहले कारक की बात करें तो आपके भौगोलिक स्थिति, यानी कि किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति है जो वो जो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। समुद्र से निकटता अक्षांश और देशांतर विकास को प्रभावित करती है। किसी भी स्थान की समुद्र से निकटता या दूरी, उसके साथ अक्षांश और देशांतर स्थिति भी जो है आपके औद्योगिक या फिर आर्थिक गतिविधियों की स्थापना को प्रभावित करती है। तटीय क्षेत्रों में व्यापार एवं बंदरगाह आधारित उद्योग विकसित किए जाते हैं, जबकि आंतरिक क्षेत्रों में कृषि एवं खनन अधिक होता है। और तटीय क्षेत्रों में जो आपके व्यापार या बंदरगाह स्थापित किए जाएंगे, वहीं कृषि और उद्योग जो आपके आंतरिक स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। तटीय क्षेत्र में बंदरगाह और व्यापार इसलिए होगी ताकि वहां से आसानी से व्यापार हो सके। अगला जो है आपके जलवायु, जो जलवायु भी जो है आपके किसी स्थान की जलवायु भी जो है आर्थिक गतिविधियों की स्थापना या फिर उनके वितरण को प्रभावित करती है। तापमान, वर्षा और आर्द्रता कृषि के प्रकार और उत्पादन को निर्धारित करती है। तापमान, वर्षा और जो आर्द्रता है वो भी जो है कृषि के उत्पादन को निर्धारित करती है। जहां पर तापमान कम होगा या तापमान अधिक होगा वहां कृषि की उपज कम होगी, वहीं अगर वर्षा अधिक होगी वहां उत्पादन अधिक होगा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में धान की खेती तथा शुष्क क्षेत्र में बाजरा व ज्वार उगाए जाते हैं। और जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहां पर धान या चावल की खेती की जाती है, वहीं अगर शुष्क प्रदेशों या वर्षा कम होती है वहां पर बाजरा व ज्वार की खेती होती है। वस्त्र उद्योग जलवायु वाले क्षेत्र में अधिक विकसित होते हैं और वस्त्र उद्योग जो है आपके आर्द्र जलवायु वाले स्थानों पर अधिक विकसित होते हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं आर्थिक गतिविधियों को जलवायु भी प्रभावित करती है, क्योंकि मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधि कृषि की बात करें तो कृषि उन इलाकों में होगी जहां वर्षा अधिक हो और तापमान की मात्रा कम हो, और उद्योग उन स्थानों पर अधिक स्थापित किए जाएंगे जहाँ की जलवायु आर्द्र हो या फिर तटीय स्थानों पर स्थापित की जाएगी। अगला जो आपके स्थलाकृति, समतल मैदान कृषि और उद्योग के लिए अनुकूल होते हैं। अगर कृषि और उद्योगों के लिए बात करें तो जो समतल मैदान है वो अधिक उपयुक्त होते हैं, वहां पर उद्योग और कृषि आसानी से हो सकती है। इसलिए अपन कह सकते हैं स्थलाकृति भी जो है आपके आर्थिक गतिविधियों के वितरण को प्रभावित करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में कठिन परिवहन के कारण आर्थिक विकास सीमित रहते हैं और पर्वतीय इलाकों में परिवहन कठिन होने के कारण वहां पर उद्योग या कृषि अधिक विकसित नहीं होंगे या फिर वो आर्थिक गतिविधियां जो है आपके सीमित रहेगी। परंतु पर्यटन और बागवानी अधिक फलते फूलते और पर्वतीय इलाकों में जो है परिवहन आर्थिक गतिविधियों में उद्योग और कृषि तो नहीं होंगे लेकिन पर्यटन ज्यादा आएंगे। पठारी क्षेत्र में खनन उद्योग विकसित होते हैं और पठारी इलाकों में जो आपके खनन अधिक होगा, क्योंकि पठारी इलाकों में खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला जो कारक है आपके जल संसाधन, जल की उपलब्धता सिंचाई उद्योग और मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। और जल की उपलब्धता जो है सिंचाई के लिए, मानव जीवन के लिए और उद्योगों के लिए अधिक विकसित है। इसलिए अपन कहेंगे कृषि और उद्योग से संबंधित आर्थिक गतिविधियां उन इलाकों में अधिक विकसित होंगी जहां पर जल की उपलब्धता अधिक है। नदियों के किनारे बसे क्षेत्रों में परिवहन और जल विद्युत की सुविधा मिलने से अधिक औद्योगिक सहकेंद्रण होता है। और नदियों के किनारे जो आपके परिवहन और जल विद्युत अधिक उपलब्ध होने के कारण उन इलाकों में जो है आपके कृषि और औद्योगिक आर्थिक गतिविधियां अधिक होगी। फिर है प्राकृतिक संसाधन,
कोयला और लोहा इसकी निकटता में इस्पात उद्योग और वनों के पास कागज उद्योग विकसित होते हैं। और प्राकृतिक संसाधन यानी कि उद्योगों के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है तो उन इलाकों में अधिक उद्योग विकसित होंगे। जैसे लोहा एस के लिए इस्पात उद्योग की जहां पर लोहा एस अधिक होगा वहीं पर इस्पात उद्योग विकसित हो जाएगा, और जहां पर वन अधिक होंगे वहीं पर कागज उद्योग स्थापित होंगे। अगला जो कारक है वो आपके प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा और चक्रवात आर्थिक गतिविधियों को बाधित करते हैं, जिनसे इन क्षेत्रों में निवेश और औद्योगिक विकास बंद रहता है। प्राकृतिक आपदाएं वे आपदाएं जो प्रकृति द्वारा जनित होती है। इन इलाकों में जहां पर ये प्राकृतिक आपदाएं अधिक आती है जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात ये अधिक आते हैं, उन स्थानों पर उद्योग या आर्थिक गतिविधियां विकसित नहीं होंगी, क्योंकि इन इलाकों में अगर आर्थिक गतिविधियां जैसे कृषि या उद्योग स्थापित करेंगे तो इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनका नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण अधिक मात्रा में पूंजी का व्यय होगा। अभी चलते हैं अपन मानवीय कारक पर। ये मानव के निर्णय, तकनीक और नीतियों से संबंधित होते हैं। और मानवीय कारक जो है आपके मानव के निर्णय और उनकी नीतियों से संबंधित होते हैं, प्राकृतिक सीमाओं को काफी हद तक संशोधित कर सकते हैं। और ये मानवीय कारक जो है आपके प्राकृतिक सीमाओं को काफी हद तक परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें पहला जो है आपके जनसंख्या, अधिक आबादी श्रम की उपलब्धता और विशाल उपभोक्ता बाजार प्रदान करता है, जिससे उद्योग और सेवा क्षेत्र आकर्षित होते हैं। यानी कि उन स्थानों पर आर्थिक गतिविधियां जैसे कृषि और उद्योग अधिक विकसित होंगे जहां की जनसंख्या ज्यादा हो, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होने के कारण वहां जो श्रम या फिर मजदूर अधिक मात्रा में मिलेंगे और सस्ते भी मिलेंगे। उसके साथ साथ जनसंख्या ज्यादा होने के कारण बाजार भी अपन को आसानी से मिलेगा, जिसके कारण उद्योगों में स्थापित होने वाली वस्तुएं या कृषि से उत्पन्न उत्पाद जो है आसानी से अपन बाजारों में बेच सके। अगला जो कारक है आपके तकनीकी विकास, सिंचाई तकनीकों से शुष्क क्षेत्रों में भी कृषि संभव हो पाई, और परिवहन और संचार ने दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ा है और स्वचालन उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिला है। तकनीकी विकास के कारण, प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास के कारण जो मानव का जीवन जो है सरल हो गया है, जिसके कारण अपने दूरस्थ क्षेत्रों में संचार और नेटवर्क के द्वारा अपने दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को जोड़ा है। उसके साथ साथ शुष्क क्षेत्रों में जहां पर वर्षा कम होती थी उन इलाकों में सिंचाई के साधनों को विकसित करके अधिक मात्रा में उपज पैदा कर रहे हैं। अगला जो कारक है वो आपके पूंजी, आर्थिक गतिविधियों के निवेश हेतु पूंजी अनिवार्य, जहां इसकी सुलभता अधिक है वहां उद्योग और व्यापार तेजी से विकसित होते। आर्थिक गतिविधियों के लिए पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी, इसलिए ज्यादातर उद्योग या आर्थिक गतिविधियां उन स्थानों पर विकसित होगी जहां पर पूंजी पूंजी अधिक होगी या पूंजी निवेश अधिक होगा। अब अपन बात करते हैं परिवहन व संचार। सड़क, रेल, जल और वायु नेटवर्क व्यापार को अत्यधिक गति देते हैं। संचार साधनों से बाजार और मूल्य की लाइव सूचनाओं का आदान प्रदान आसान हो जाता है। ज्यादातर आर्थिक गतिविधियां उन इलाकों में अधिक विकसित होंगी जहां का परिवहन परिवहन सक्षम हो और संचार व्यवस्था भी बढ़िया हो। वहाँ जो है वो आर्थिक गति अधिक विकसित होंगी, क्योंकि उद्योगों के और कृषि के विकास के लिए परिवहन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और बाजारों की जानकारी या सूचनाओं को मिलने के लिए संचार की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए अपन कह सकते हैं जहाँ का परिवहन और संचार व्यवस्था अच्छी है या बढ़िया है वहां पर जो है वो आपके आर्थिक गतिविधियां अधिक होगी। अगला जो कारक है आपके सरकारी नीतियां, सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां भी जो है आपके आर्थिक गतिविधियों के वितरण या स्थान को प्रभावित करती है, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे स्थान है, बहुत सारे ऐसे राज्य है जो आपको उद्योग स्थापित करने पर कर में छूट देते हैं। उसके साथ साथ सब्सिडी भी देते हैं। क्षेत्रीय योजनाएं भी होती है जो उद्योगों के लिए लाभदायक होती है। और उसके साथ साथ कृषि या फिर भूमि के कृषि के लिए भी जो है आपके सरकार के द्वारा समय समय पर नई योजनाएं निकाली जाती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाए उद्योगों के लिए, जो है आपके विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन बनाए जाते हैं, जो उद्योग में उत्पादित होने वाली वस्तुओं को सीधा जो है आपके विदेशों में निर्यात करते हैं। और औद्योगिक गलियारे नए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल होते हैं, और औद्योगिक गलियारे बनाए जाते हैं जहां पर सरकार जो है आपको उद्योग स्थापित करने वालों को सब्सिडी और खर्च छूट देती है, जिसके कारण अधिक मात्रा में उद्योग स्थापित होते हैं। फिर आता है बाजार। मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार बाजार के निकट भारी या शीघ्र खराब होने वाले सामानों के उद्योग स्थापित करना अधिक लाभदायक होता है। यानी कि मांग और आपूर्ति को पूरा करने के लिए जो सामान जल्दी खराब होता है उनके जो उद्योग होते हैं वो बाजार के निकट स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि अगर सामान समय पर अगर बाजार में पहुंचाया जाएगा तो उनको लाभ होगा, नहीं तो वरना उनका पूंजी जो है वो व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए जल्दी खराब होने वाले सामान का उत्पादन करने वाले उद्योगों का निर्माण जो है बाजार के निकट किया जाएगा, ताकि कम समय में जो है उन सामान को बाजार तक पहुंचाया जाए। अगला जो है आपके सांस्कृतिक और सामाजिक
कारक। सांस्कृतिक और सामाजिक कारक भी जो है वो आपके आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि संस्कृति और समाज जहाँ ज्यादा निवास करेंगे वहां पर ज्यादा उद्योग विकसित होंगे। शिक्षा का स्तर, परंपरा और विशेषज्ञता व्यवसायिक रुझान तय करते हैं। उच्च शिक्षा स्तर तकनीकी और सेवा क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है। और जो जहाँ पर उच्च शिक्षा मिलती है वहां पर आपके तकनीकी और सेवा क्षेत्र ज्यादा विकसित होंगे, इसलिए अपन कह सकते हैं सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों या सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों के पास ज्यादा आर्थिक गतिविधियां देखने को मिलती है, क्योंकि वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं या फिर ज्यादा शिक्षा प्राप्त हुई तो तकनीकी और सेवा का उनको ज्यादा ज्ञान होता है। अगला जो है आपके राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक शांति, कानून व्यवस्था और स्थिर सरकार का माहौल बाहरी और स्थानीय पूंजी निवेशों को तेजी से आकर्षित करता है। जिन स्थानों पर राजनीतिक स्थिरता है यानी कि शांति है, जहां पर किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी प्रकार के दंगे नहीं होते, किसी प्रकार का धार्मिक सांप्रदायिक भावना नहीं रखते, तो वहां पर जो है आपके अधिक मात्रा में जो है लोग, बाहरी लोग और आंतरिक लोग अधिक मात्रा में निवेश करेंगे और अपने उद्योग और धंधे स्थापित करेंगे या कृषि कार्य करेंगे, जिसके कारण वहां आर्थिक गतिविधियां अधिक होगी। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि राजनीतिक स्थिरता भी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बागान कृषि क्या है, इसके ऐतिहासिक विकास को स्पष्ट कीजिए। यानी कि बागान कृषि क्या है और उसके ऐतिहासिक विकास को प्रभावित या स्पष्ट करना है। बागान कृषि की परिभाषा या स्वरूप। बागान कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि प्रणाली है। बागान कृषि की बात करें तो बागान कृषि एक वाणिज्यिक कृषि प्रणाली है कि वाणिज्यिक कृषि प्रणाली का अर्थ है ऐसी कृषि जिसका उपयोग व्यापार की दृष्टि से होता है, जिसमें बड़े बड़े कृषि फॉर्मों या बागानों में एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन मुख्यतः निर्यात के उद्देश्य से किया जाता है। बागान कृषि के अंतर्गत बड़े भूभाग पर यानी कि बड़े बड़े फॉर्म पर एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन होता है और जिसका मुख्य उद्देश्य होता है निर्यात, यानी कि दूसरे देशों में उपज को बेचना। ये उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित हुई है। और बागान कृषि जो है आपके उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यानी कि उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में अधिक विकसित हुई। जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास के क्षेत्र है वहां पर बागान कृषि अधिक होती है, जहाँ उपयुक्त जलवायु, मृदा और श्रम अनुकूल होते हैं। जहां पर जो है बागान कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु, मृदा और अधिक मात्रा में श्रम मिल जाता है। उदाहरण के रूप में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, कपास, केला आदि प्रमुख बागान फसलें हैं। और चाय, कॉफी, रबर, केला, गन्ना, कपास जो है वही आदि बागान कृषि है, यानी कि इन फसलों का उत्पादन जो है बड़े भूभाग पर एक ही फसल के रूप में किया जाता है। अब प्रमुख विशेषताएं, बागान कृषि की प्रमुख विशेषताएं। पहली जो विशेषता है वह बड़े क्षेत्र में एकल फसल उगाकर उत्पादन में विशेषज्ञता लाई जाती है। यानी कि बागान कृषि में जो एक बड़े भूभाग पर सिर्फ एक प्रकार की फसल उगाई जाती है। दूसरी जो इसकी विशेषता है, उत्पाद मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार और निर्यात के लिए किया जाता है। और इस बागान कृषि में जो उत्पादन किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार और निर्यात की दृष्टि यानी कि दूसरे देश को बेचने के लिए ही किया जाता है, जिससे अपन को अधिक मात्रा में पूंजी प्राप्त होती है। तीसरा जो है आधुनिक उपकरण, वैज्ञानिक प्रबंधन और प्रचुर पूंजी और भारी तकनीक निवेश का प्रयोग किया जाता है। और अगली इसकी तीसरी विशेषता है कि इसमें आधुनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है और अधिक मात्रा में पूंजी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बड़े भूभाग पर की जाती है, जिसके कारण यहाँ पर पूंजी की मात्रा अधिक आवश्यकता होती है। अगली जो विशेषता है वो आपकी बड़ी संख्या में सस्ते स्थानीय श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और ये बड़े भूभाग कर की जाने के कारण यहाँ पर श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए और सस्ते श्रमिक जो है स्थानीय स्थानों पर अधिक उपलब्ध या अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। पर्याय प्रसंस्करण इकाई और फैक्ट्रियां जैसे चाय प्रसंस्करण केंद्र बागान के समीप ही स्थापित की जाती है। और प्रसंस्करण इकाइयां यानी कि इन फसलों के से बनने वाले उत्पादन के लिए जो इकाइयां बनाई जाती है वो उस बागानों के समीप ही बनाई जाती है, ताकि फसल या उपज खराब न हो। भौगोलिक वितरण मुख्यतः दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, अफ्रीका में केन्या व घाना तथा लैटिन अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया में केंद्रित है। इसके भौगोलिक वितरण की बात करें कि ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो अपन बात करें दक्षिण व पूर्वी दक्षिणी एशिया जिसमें भारत, श्रीलंका व इंडोनेशिया, अफ्रीका में केन्या व घाना, लैटिन अमेरिका, ब्राजील व कोलंबिया के क्षेत्रों में ये इस प्रकार के बागान कृषि अधिक मात्रा में की जाती है। अगला जो है आपके औपनिवेशिक काल में विकास। अब बात करते हैं बागान कृषि के ऐतिहासिक विकास की बात करें तो पहला जो चरण है वो है आपके औपनिवेशिक काल में विकास, वो भी 15वीं से 19वीं शताब्दी। बागान कृषि जो है वो मुख्यतः
ब्रिटेन या फिर अंग्रेजों की देन है। जिस समय वो ज्यादा से ज्यादा औपनिवेशीकरण कर रहे थे, उस समय बड़े बड़े स्थानों पर बागान कृषि कराना शुरू किया था। बागान कृषि का इतिहास औपनिवेशिक काल से गहराई से जुड़ा हुआ है। बागान कृषि के विकास की बात करें या फिर शुरुआत की बात करें तो वो उस समय शुरू हुई जब ब्रिटेन या फिर अंग्रेज जो दूसरे देशों को अपना गुलाम बना रहे थे। इसका विकास यूरोपीय शक्तियों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड द्वारा अपने औद्योगिक हितों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति हेतु किया गया। और बागान कृषि के विकास की बात करें तो यूरोपीय शक्तियों जैसे डच है, पुर्तगाल है, फ्रांसीसी है, अंग्रेज है, नीदरलैंड के इन लोगों के द्वारा अपने उद्योगों के कच्चे माल के रूप में जो है वो अपने औपनिवेशीकरण या फिर गुलाम देशों में अधिक मात्रा में बागान कृषि की जाने लगी। उपनिवेशों में उगाई गई फसलें चाय, कॉफी, गन्ना, रबर यूरोप में भेजी जाती थी, जिससे उनकी औद्योगिक क्रांति को गति मिली। और उपनिवेशों में यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए गुलाम देशों में उगाई जाने वाली फसलें जैसे चाय है, कॉफी है, रबर है, गन्ना, ये वहां से उपज करके अंग्रेज ब्रिटेन भेजी जाती थी, जहां पर इनको इनकी औद्योगिक क्रांति को जो है तेजी मिली, यानी कि इनके उद्योगों में कच्चे माल जो उपलब्ध होते थे उनमें तेजी मिली। प्रारंभ में अफ्रीकी दासों तथा बाद में एशियाई देशों जैसे भारत से अनुबंधित श्रमिकों को बागानों में काम पर लगाया गया। शुरुआत में बात करें तो अफ्रीका और उसके बाद भारत में भी जो है वो आपके अनुबंधित श्रमिकों को जो है वो बागान कृषि में लगाया गया। अनुबंधित मतलब उनको एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है वो इन बागानों में काम करने के लिए लाया जाता था और उनको फिर वापस कभी घर भेजा नहीं जाता था। स्थानीय किसानों की भूमि छीनकर विशाल एस्टेट्स बनाए गए, जिसमें पारंपरिक आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली कमजोर हुई और किसानों से जबरदस्त भूमि छीनकर वहां पर जो है बड़े बड़े बागान बनाए गए और जिसके कारण पारंपरिक जो कृषि थी उसको समाप्त कर दिया गया। प्रमुख उदाहरण चाय, कॉफी, गन्ना और रबर, यानी कि प्रमुख उदाहरण की बात करें तो जो चाय का उत्पादन जो आपके भारत और श्रीलंका में ज्यादा होता था, उसके बाद कॉफी का जो उत्पादन ब्राजील में, गन्ना क्यूबा और वेस्ट इंडीज, रबर मलेशिया और इंडोनेशिया में ज्यादा उत्पादन होता था। अब दूसरा जो चरण है वो आपके आधुनिक काल में विकास, यानी कि 20वीं शताब्दी से वर्तमान तक। पहला जो चरण अपने पढ़ा वो था 15वीं से 19वीं शताब्दी में, दूसरा जो चरण है वो आपके 20वीं शताब्दी के बाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बागानों का राष्ट्रीयकरण हुआ और भूमि सुधार किए गए। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन चाय के बागान या कॉफी के बड़े बड़े बागानों का जो है राष्ट्रीयकरण या इसको जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया और उसके साथ साथ भूमि सुधार किया गया, यानी कि भूमि सुधार के अंतर्गत जिन किसानों के पास भूमि उपलब्ध नहीं थी उन किसानों को भूमि प्रदान की गई। स्थानीय भागीदारी बढ़ी, उन्नत बीज, मशीनरीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश तथा वर्तमान में सतत एवं जैविक खेती पर विशेष ध्यान दिया गया। उसके साथ साथ प्रौद्योगिकी के विकास के कारण उन्नत बीजों का उपयोग किया गया, मशीनरियों के उपयोग और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन के कारण जो है वर्तमान में सतत एवं जैविक खेती पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और वर्तमान में जो है इस प्रकार की खेती निरंतर की जा रही है और उसके साथ जैविक कृषि पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, यानी कि किसी भी प्रकार के रसायनों या पीड़कनाशी का प्रयोग नहीं किया जाता, पूर्ण रूप से प्राकृतिक उर्वरक क्षमता पर जोर दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो आपके गेहूं और चावल तथा मक्का की खेती की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। गेहूं, चावल और मक्का की उपयोगिता को स्पष्ट करनी है। ये फसलें ऐसी है जो विश्व में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में खाई जाती है या फिर खाद्यान्न के रूप से इस महत्वपूर्ण है। पहला जो उपयोग है वो आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व। गेहूं, चावल और मक्के का आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व। ये फसलें ग्रामीण आबादी और किसानों की आजीविका का मुख्य आधार है। बात करें गेहूं, चावल और मक्का जो है ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों की प्रमुख आजीविका का साधन है। इनसे जुड़े प्रसंस्करण उद्योगों से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है और इनसे बनने वाले उत्पाद या इनसे बनने वाले नए नए वस्तुओं के कारण जो है करोड़ों लोगों को जो है रोजगार मिला हुआ है। जैसे गेहूं से बहुत सारी वस्तुएं मिलती है, जैसे ब्रेड है, डबल रोटी है, ये सब बनती है, जिसके कारण अनेक उद्योग स्थापित हुए हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। मक्का का औद्योगिक उपयोग, अब बात करते हैं मक्के की। मक्का से स्टार्च, ग्लूकोज, एथेनॉल, बायोप्लास्टिक और रसायन बनाए जाते हैं और जैव ईंधन के रूप में एथेनॉल की बढ़ती मांग ने मक्का की उपयोगिता अत्यधिक बढ़ा दी है। मक्का से बात करें तो मक्का से स्टार्च, ग्लूकोज, एथेनॉल और बायोप्लास्टिक जैसे ईंधन बनाए जाते हैं और एथेनॉल के अधिक उपयोग के कारण जो है मक्का का निरंतर उपयोग बढ़ रहा है। वर्तमान जो एथेनॉल का उपयोग जो है वो वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है।
वाहनों में ईंधन के रूप में, जिसके कारण मक्के का उपयोग या मक्के का महत्व बढ़ रहा है। पेट्रोल की जगह पर एथेनॉल का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण, और एथेनॉल जो है मुख्य रूप से मक्का से बनता है, जिसके कारण मक्का का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। उप उत्पाद, चावल की भूसी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन व ईंट भट्टों में, चावल की भूसी की बात करें तो ऊर्जा उत्पादन और ईंट भट्टों में, तथा गेहूं व मक्के के अवशेषों का उपयोग पशुपालन में चारे के रूप में किया जाता है। चावल की भूसी की बात करें तो चावल की भूसी का उपयोग ईंट या ईंट भट्टे उद्योग में, और गेहूं और मक्के का उपयोग जो चारे के रूप में भी किया जाता है। अब कृषि प्रणाली एवं पर्यावरणीय उपयोगिता, दूसरा जो इसकी उपयोगिता है वो कृषि प्रणाली और पर्यावरणीय, यानी कि कृषि प्रणाली और पर्यावरण के लिए भी मक्का, गेहूं और चावल महत्वपूर्ण है। इन फसलों के माध्यम से भूमि पर फसल चक्र, जैसे भारत का धान गेहूं प्रणाली संभव होता है, और गेहूं और चावल की कृषि के कारण जो है भारत में वो फसल चक्र जो है वो संभव होता है, जो भूमि की उत्पादकता बनाए रखता है। किसी भूमि पर गेहूं, चावल और मक्के की फसल को बोने के कारण उसकी जो भूमि की जो उत्पादकता है वो बनी रहती है। मक्का को फसल चक्र में शामिल कर कम जल में भी अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है, जो जल संरक्षण में सहायक है। और मक्का एक ऐसी फसल है जो कम जल में भी उग सकती है, इसके कारण फसल चक्र में मक्के का उपयोग करके अपन जल संरक्षण या जल को भी बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीज एस के औद्योगिक उपयोग का विश्लेषण कीजिए। अब बात करते हैं मैग्नीज का उपयोग उद्योगों में जो है मैग्नीज के क्या क्या उपयोग है उसके बारे में बात करते हैं। लोहा इस्पात एवं रासायनिक उद्योग में उपयोग, इसका पहला जो उपयोग है वो आपके लोहा इस्पात एवं रासायनिक उद्योग में उपयोग, यानी कि मैग्नीज का उपयोग एक तो लोहा इस्पात और रासायनिक उद्योगों में भी जो है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज एक अत्यंत महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है जिसका औद्योगिक विकास में विशेष स्थान है। मैग्नीज एक धात्विक खनिज है जिसका उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान है। ये मुख्यतः स्टील उद्योग का आधार है, लेकिन रासायनिक, विद्युत और अन्य उद्योगों में भी महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो स्टील उद्योग के लिए जो आप मैग्नीज जो आधार का काम करता है, लेकिन मैग्नीज का अन्य उपयोग भी औद्योगिक या फिर रासायनिक और विद्युत और अन्य उद्योगों में भी जो है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। पहला जो आपके लोहा एवं इस्पात उद्योग में उपयोग, इसे स्टील का अनिवार्य तत्व कहा जाता है। मैग्नीज को जो है आपके स्टील का अनिवार्य तत्व कहा जाएगा। अगर मैग्नीज नहीं होगा तो आप स्टील नहीं बना सकते हैं। मैग्नीज लोहे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है, और जब मैग्नीज और लोहे को मिलाया जाता है तो एक मिश्र धातु बनती है जो स्टील को कठोर, घिसावरोधी और जंगरोधी बनाता है। और जो लोहे और मैग्नीज को मिलाकर कठोर धातु बनाई जाती है जो स्टील को जो है आपके कठोर बनाती है, उसके साथ घिसाव रहित और जंग रोधी भी बनाती है, यानी कि स्टील की क्वालिटी में वृद्धि करती है। ये सल्फर जैसी अशुद्धि को हटाने में सहायक है, और उसके साथ साथ मैग्नीज सल्फर जैसी अशुद्धि को भी हटाती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से रेलवे ट्रैक, क्रॉसिंग मशीनें और बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण में होता है। और मैग्नीज के उपयोग की बात करें तो रेलवे की जो पटरियां है उसमें भी मैग्नीज का उपयोग होता है। क्रॉसिंग मशीनें बनाने में और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में भी जो है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो इसका उपयोग है वो है रासायनिक उद्योगों में उपयोग, यानी कि मैग्नीज का उपयोग रासायनिक उद्योगों में भी किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में भी किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग जो है आपके पोटेशियम परमैंगनेट बनाने में भी किया जाता है। ये एक रसायन है जो एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक और जल शोधक है। और मैग्नीशियम परमैंगनेट जो है एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक और जल शोधक है, यानी कि जल को साफ करने में भी काम आता है। इसके अलावा पेंट, कृत्रिम रंगों, कीटनाशकों और पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा मैग्नीज का उपयोग रंग और कृत्रिम रंग और पेंट बनाने में भी किया जाता है। अगला जो इसका उपयोग है विद्युत एवं बैटरी उद्योग में उपयोग। अगला जो मैग्नीज का उपयोग है आपके विद्युत और बैटरी बनाने में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क बैटरियों का मुख्य घटक है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड नाम का रसायन जो है वो आपके शुष्क बैटरियां बनाने में प्रमुख घटक है। आधुनिक समय में इलेक्ट्रिक वाहनों और स्मार्टफोन की लिथियम आयन बैटरियों में ऊर्जा भंडारण क्षमता, सुरक्षा और स्थायित्व बढ़ाने के लिए इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। और आधुनिक समय में
इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी कि आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉनिक वाहन बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित हो रहे हैं और उसके साथ स्मार्टफोन में जो बैटरी में जो है आपके मैग्नीज का उपयोग अधिक किया जाता है। तीसरा जो आपके कांच, सिरेमिक एवं निर्माण उद्योग, ये कांच की अशुद्धियों को दूर कर उसे पारदर्शी व रंगहीन बनाता है। मैग्नीज जो है आपके कांच की अशुद्धियों को दूर कर उसको पारदर्शी बनाता है और रंगहीन भी बनाता है, यानी कि कांच को पारदर्शी व रंगीन बनाने का काम मैग्नीज करता है। तथा टाइल्स, मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी के सजावटी सामानों को वांछित मजबूती और आकर्षक रंग प्रदान करता है। उसके साथ साथ टाइल्स, मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी के बर्तनों को जो है कठोरता व आकर्षक रंग भी प्रदान करता है। सिरेमिक का अर्थ होता है वस्तुओं के निर्माण से मतलब है, यानी कि उष्माशोषी या फिर कठोर वस्तुओं के निर्माण। अगला जो उपयोग है वो अन्य विविध उपयोग। एल्यूमिनियम मिश्रित धातुओं को मजबूती देने, मैग्नीज का एक अन्य उपयोग ये भी है कि वो एल्यूमिनियम की जो मिश्र धातु है उनको मजबूती देने में, सैन्य उपकरण बनाने में, सैन्य उपकरण जैसे टैंक है, बंदूक है, उनको बनाने में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। भारी कल पुर्जों के निर्माण में और वाहनों में उपयुक्त या फिर वायुयान में उपयुक्त होने वाले जो पुर्जे हैं उनके निर्माण में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तथा मानव शरीर और पौधों के विकास हेतु आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के निर्माण में भी इसकी उपयोगिता के कारण इसे बहुउद्देशीय औद्योगिक खनिज कहा जाता है। और मानव शरीर और पौधों में जो आवश्यक तत्व है उनके निर्माण के लिए भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। इसके कारण अपन बहुउद्देशीय औद्योगिक खनिज कहा जाता है। मैग्नीज को बहुउद्देशीय औद्योगिक खनिज कहा जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे उपयोग है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो कोयले के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। कोयले का वर्गीकरण उसकी कार्बन मात्रा, उष्मा क्षमता और नमी तथा अशुद्धियों के आधार पर किया गया है। कोयले का जो वर्गीकरण है, कोयले में कार्बन की मात्रा, उष्मा क्षमता और नमी तथा अशुद्धि के आधार पर जो है कोयले को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो कोयला है वो है आपके एंथ्रोसाइट। ये सर्वोत्तम और उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। पहले कोयले की बात करें वो आपके एंथ्रोसाइट है और एंथ्रोसाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% होती है और ये अत्यधिक कठोर व चमकीला और जलते समय नगण्य धुआं व सर्वाधिक उष्मा देता है। एंथ्रोसाइट में कोयल कार्बन की मात्रा की बात करें तो 90 से 95% जो है कार्बन की मात्रा होता है। उसके साथ साथ ही अत्यधिक कठोर होता है, चमकीला भी होता है और जलने पर बिल्कुल ही कम धुआं प्रदान करता है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन और धातु शोधन भट्टियों में होता है। और एंथ्रोसाइट के उपयोग की बात करें तो घरेलू ईंधन और धातु शोधन भट्टियों में किया जाता है। और भंडार की बात करें तो अमेरिका और चीन में एंथ्रोसाइट के बहुतायत भंडार पाए जाते हैं। अमेरिका और चीन में जो है एंथ्रोसाइट कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला जो कोयले की बात करें वो आपके बिटुमिन्स, व्यावसायिक रूप से सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला कोयला है। अगर व्यापारिक रूप से बात करें या व्यावसायिक रूप से अगर बात करें तो सर्वाधिक उपयोग होने वाला जो कोयला वो आपके बिटुमिन्स है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% होती है। और बिटुमिन्स में अगर कार्बन की बात करें तो इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% होती है। इसमें वाष्पशील तत्व होने के कारण थोड़ा धुआं देता है और ये एंथ्रोसाइट से थोड़ी अधिक मात्रा में धुआं देता है। ये इस्पात उद्योग और ताप विद्युत ग्रहों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और बिटुमिन्स की बात करें तो ये इस्पात उद्योग और ताप विद्युत ग्रहों के लिए अधिक उपयोगी है। भारत में झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसका प्रमुख उत्पादन है। अगर भारत की बात करें तो भारत में उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो आपके बिटुमिन्स कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर तीसरा कोयला जो आपके लिग्नाइट, इससे भूरा कोयला भी कहते हैं। तीसरा कोयला की बात करें तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो कोयला पाया जाता है वो लिग्नाइट है और इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 70% होती है और अत्यधिक नमी के कारण इसकी उष्मा क्षमता कम होती है। और लिग्नाइट कोयले में कार्बन की बात करें तो वो 60 से 70% होती है और इसमें अधिक नमी के कारण इसमें ऊर्जा क्षमता कम होती है। और भारत में तमिलनाडु इसका प्रमुख क्षेत्र है जहां इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में होता है। और भारत में लिग्नाइट कोयले की मुख्य उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग विद्युत उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, उसके साथ साथ राजस्थान के भी बहुत सारे इलाकों में लिग्नाइट कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। चौथा जो प्रकार है आपके पीट, ये कोयले का प्रारंभिक और निम्नतम स्तर है। सबसे निम्न क्वालिटी का जो कोयला है वो आपके पीट कोयला। इसमें कार्बन 50 से 60% होता
है और इसमें कार्बन की मात्रा जो है 50 से 60% होती है और ये जलने पर अधिक मात्रा में धुआं देता है। अधिक आर्द्रता और निम्नतम उष्मा होने के कारण इसका उपयोग अत्यंत सीमित है और ये निम्न क्वालिटी का होने के कारण और अधिक धुआं देने के कारण, अधिक पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण इसका उपयोग बिल्कुल ही कम किया जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक भौगोलिक कारकों का विश्लेषण करना है। यानी कि लोहे और इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक जो भौगोलिक कारक है उनके बारे में पढ़ेंगे। लोहा एवं इस्पात उद्योग आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ है। लोहा और इस्पात उद्योग जो है आधुनिक औद्योगिक विकास की इसको रीढ़ कहते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में इस दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग या फिर प्रयोग की जाने वाली धातु लोहा है, जिसके कारण इसको अपन रीढ़, आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ भी कह सकते हैं। जिसे मूलभूत उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि मशीनरी, परिवहन और निर्माण इसी पर टिके है। और इसको अपन मूलभूत उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर निर्माण वाली वस्तुएं जैसे मशीनरी है, परिवहन है, वो सभी लोहा इस्पात उद्योग या फिर लोहा इस्पात के द्वारा ही निर्मित की जाती है। जितने भी आपको साधन देखने को मिलेगी, जितने भी मशीनें देखने को मिलेंगी, परिवहन के साधन, वो सभी लोहे के बने हुए होते हैं। इसके कारण इसको अपन मूलभूत उद्योग भी कहते हैं। इसके विकास के प्रमुख भौगोलिक कारक निम्नलिखित है। पहला जो है आपके कच्चे माल की प्रचुरता। पहला कारक, भौगोलिक कारक क्या है भाई? कच्चे माल की प्रचुरता। यानी कि इस उद्योग को स्थापित होने के लिए या करने के लिए सबसे पहले आपको कच्चे माल की आवश्यकता होगी। ये एक वजनहास वाला उद्योग है जिसमें प्रयुक्त कच्चे माल जैसे लोहा अयस्क, कोकिंग कोयला, और इसमें लिए प्रमुख जो कच्चा माल है वो आपके लोहा अयस्क और कोकिंग कोयला। चूना पत्थर और मैग्नीज अत्यंत भारी होते हैं और चूना पत्थर और मैग्नीज जो है अत्यधिक भारी होते हैं। अतः परिवहन लागत बचाने हेतु उद्योग कच्चे माल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं। यानी कि इनके वजन की मात्रा अधिक होने के कारण, जैसे चूना पत्थर और मैग्नीज अधिक भारी होते हैं, इसके कारण परिवहन का खर्चा बचाने के लिए जो है इन उद्योगों को जो है वो कच्चे माल के समीप स्थापित किए जाते हैं। जहां पर कच्चा माल अधिक मात्रा मिलेगा वहां पर ये उद्योग स्थापित किए जाएंगे, ताकि परिवहन के साधनों या साधनों का वहन न करना पड़े या फिर परिवहन आसानी से सुलभ हो सके। दूसरा जो कारक है वो आपके ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता। यानी कि ये उद्योग उन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जहां ऊर्जा की उपलब्धता अधिक हो, यानी कि बिजली समय पर मिलती हो। अगर बिजली नहीं मिलेगी तो उद्योग या फिर कारखाने, फैक्ट्री में कोई काम नहीं होगा। इस्पात भट्टियों को पिघलाने हेतु भारी मात्रा में निरंतर ताप ऊर्जा आवश्यक होती है और इस्पात की भट्टियों को पिघलाने के लिए जो भारी मात्रा में ताप ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी और इस कारण ये उद्योग उन स्थानों पर अधिक विकसित होंगे या स्थापित होंगे जहां पर ताप या ऊर्जा अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। पारंपरिक रूप से इस उद्योग का विकास दामोदर घाटी जैसे कोयला क्षेत्रों, झारखंड व पश्चिम बंगाल के आसपास हुआ है। और पारंपरिक रूप से इन उद्योगों के विकास की बात करें तो पश्चिम बंगाल और झारखंड या गोदावरी घाटी के क्षेत्र में अधिक हुआ, क्योंकि वहां पर अधिक मात्रा में लोहा इस्पात या फिर लोहे इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल अधिक मात्रा में पाया जाता है। वर्तमान में विद्युत भट्टियों के लिए सस्ती जल विद्युत के पास भी उद्योग स्थापित किए जाते हैं और वर्तमान में ये उद्योग जो उन स्थानों पर भी अधिक पाए जाते हैं जहां जल से विद्युत का उत्पादन होता है। तीसरा जो है आपके परिवहन सुविधाएं, यानी कि ये उद्योग उन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जहां आसानी से परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हो। भारी कच्चे माल को संयंत्र तक लाने और तैयार इस्पात को बाजार तक पहुंचाने के लिए कुशल रेल मार्ग और बंदरगाह अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि लोहा इस्पात उद्योग के लिए जो कच्चा माल होता है वो बहुत भारी होता है, इसलिए भारी कच्चे माल को ले जाने और लाने के लिए और उसके साथ बने हुए उत्पाद यानी कि इस्पात को बाजार तक पहुंचाने के लिए जो आपको रेल मार्ग और वायुयानों का प्रयोग या फिर कुशल रेल मार्ग और बंदरगाहों का उपयोग किया जाएगा। यानी कि उन इलाकों में परिवहन परिवहन के साधन या परिवहन अधिक होना चाहिए, जिससे अपन बनने वाले उत्पाद को अधिक आसानी से जो है वो बाजार तक पहुंचा सकते हैं। अगला जो है आपके श्रम और बाजार की उपलब्धता। इसके साथ साथ उद्योग तो स्थापित करेंगे लेकिन वहां पर श्रम यानी कि श्रमिक भी होने चाहिए और उद्योग में बनने वाले उत्पादों को बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध होना चाहिए। तकनीकी कार्यों के लिए कुशल वैज्ञानिक एवं भारी श्रम के लिए सस्ते अकुशल मजदूर की बड़ी संख्या आवश्यक होगी और इन उद्योगों के लिए अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए जो है अधिक मात्रा में अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। इस कारण अपन उन इलाकों में उद्योग स्थापित करेंगे जहां पर जनसंख्या ज्यादा या फिर श्रमिक ज्यादा हो। इस्पात की खपत वाले बड़े औद्योगिक और शहरी बाजारों की निकटता परिवहन व्यय घटाती है और उसके साथ साथ उन स्थानों पर भी उद्योग स्थापित करेंगे जहां की जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ पे जनसंख्या बाजार बहुत बड़े हैं ताकि अपने उत्पाद आसानी से बिक सके, जिसके कारण परिवहन में होने वाले व्यय
व्यय को कम किया जा सके। अगला जो कारक है आपके भौतिक व नीतिगत कारक, संयंत्र स्थापना के लिए विशाल समतल भूमि, भट्टियों को ठंडा करने के लिए नदियों के पास प्रचुर स्वच्छ जल की उपलब्धता। उसके साथ भौतिक और नीतिगत कारक की बात करें तो ज्यादातर उद्योग उन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जहां की भूमि समतल हो, और उसके साथ साथ इन भट्टियों को ठंडा रखने के लिए पानी की आवश्यकता भी अधिक होगी, तो उन स्थानों पर भी ज्यादा विकसित किए जाएंगे जहां पानी ज्यादा मात्रा में हो या फिर आसानी से मिलता हो। सरकार की उदार औद्योगिक नीतियां विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा प्रदूषण नियंत्रण मानकों की अनुकूलता दीर्घकालिक स्थायित्व प्रदान करता है, और उसके साथ साथ सरकार के द्वारा बनाई गई नीतिक सेज या आर्थिक इकोनॉमिक जोन आर्थिक क्षेत्र, वहां पर ये उद्योग ज्यादा स्थापित किए जाएंगे ताकि बनने वाले उत्पादों को आसानी से निर्यात किया जा सके। अगला प्रश्न है सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों की व्याख्या। यानी कि अभी अपन बात करेंगे सूती वस्त्र विकास को प्रभावित करने वाले मानवीय व प्राकृतिक व मानवीय कारकों के बारे में। पहला जो है आपके प्राकृतिक कारक, सूती वस्त्र उद्योग विश्व का सबसे प्राचीन और श्रम प्रधान उद्योगों में से है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो ये सबसे प्राचीनतम उद्योग है और इसमें श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। प्राकृतिक, पहला जो प्राकृतिक कारक है जलवायु, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग के विकास को जलवायु भी प्रभावित करती है। कपास उत्पादन हेतु उष्ण व नम जलवायु 21 से 30 सेल्सियस तापमान और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा अनुकूल है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो इसका जो कच्चा माल होता है वो कपास होता है, इसलिए कपास को उगाने के लिए जो आपको एक उपयुक्त जलवायु की आवश्यकता होगी, और कपास की खेती उन इलाकों में होगी जहां का तापमान 25 से 30 सेल्सियस हो और उसके साथ साथ वर्षा 50 से सेंटीमीटर हो, यानी कि उस स्थान पर कपास की खेती अधिक होगी जहां की जलवायु इसके अनुकूल हो। इसके अलावा कताई और बुनाई के दौरान धागा बार बार न टूटे, इसके लिए आर्द्र तटीय जलवायु आवश्यक है, और उसके अलावा कताई व बुनाई के समय धागा जो है वो न टूटे, इसके लिए आपको आर्द्र जलवायु आवश्यक है, यानी कि ठंडी जलवायु आवश्यक है। यही कारण है कि तटीय क्षेत्रों जैसे मुंबई कोलकाता में वस्त्र मिलने अधिक विकसित हुई, और आर्द्र जलवायु जो है वो तटीय इलाकों में होने के कारण कोलकाता और मुंबई में जो आपको अधिक जो है वो सूती वस्त्र की मिल देखने को मिलती है, क्योंकि वहां की जलवायु जो है वो सूती वस्त्र उद्योगों के लिए अनुकूल होती है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो आपके जलवायु भी एक अहम भूमिका निभाती है। अगर जलवायु अनुकूल नहीं होगी तो वहां सूती वस्त्र उद्योग अपन स्थापित नहीं कर सकते। दूसरा जो कारक है वो आपके कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कि उद्योग उन इलाकों में स्थापित किए जाएंगे जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो, यानी कि शुद्ध कपास ही इस उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादक काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में स्थापना में परिवहन खर्च न्यूनतम रहता है, और सूती वस्त्र के कच्चे माल की बात करें तो वो कपास है, और कपास जो है उन इलाकों में होगी जहां की मिट्टी काली हो, तो परिवहन को बचाने के लिए ये उद्योग उन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जहां पर कपास की मात्रा अधिक हो या कपास का उत्पादन अधिक होता हो। अगला जो कारक है आपके जल संसाधन, वस्त्रों की धुलाई, ब्लीचिंग, रंगाई और प्रसंस्करण करने के लिए भारी मात्रा में मीठे और स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है। अतः नदियों के पास मिलें विकसित हुई है, जिसमें अहमदाबाद में साबरमती और कानपुर में गंगा। और वस्त्रों की धुलाई, रंगाई, छपाई करने के लिए आपको स्वच्छ व मीठे जल की अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी, इसलिए ज्यादातर मिलें उन स्थानों पर विकसित हुई है या फिर स्थापित हुई है जहां पर जल आसानी से मिलता हो, जैसे अहमदाबाद में साबरमती। अहमदाबाद में मिले इसलिए स्थापित ज्यादा है क्योंकि वहां साबरमती नदी बनती है, और कानपुर में गंगा नदी बहने के कारण कानपुर में भी जो है वो सूती वस्त्र की जो है ज्यादा मिलें स्थापित हुई है। तो अपन कह सकते हैं कि जल की उपलब्धता भी जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि जहां पर जल आसानी से मिलेगा और सूती वस्त्र उद्योग में जल अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, तो उन इलाकों में ज्यादा स्थापित होगी जहां जल की मात्रा अधिक हो। अगला जो कारक है आपके स्थलाकृति, समतल मैदानी भागों में कारखानों का निर्माण और रेल व सड़क मार्ग का जाल बिछाना अत्यंत सुगम है। और स्थलाकृति की बात करें, उद्योग उन इलाकों में स्थापित किए जाएंगे जहां समतल भूमियों यानी कि पहाड़ों और पठारी इलाकों में स्थापित नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वहां पर परिवहन और उसके साथ आवश्यक जो इम्पोर्टेंट जैसे बिजली है, परिवहन है, उन वहां नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन इलाकों में स्थापित नहीं किए जाएंगे, बल्कि समतल भूमि पर स्थापित किए जाएंगे ताकि वहां पर परिवहन के साधन और रेल जाल आसानी से बिछाया जा सके। अगला जो कारक है वो आपके प्राकृतिक बंदरगाह, कपास के आयात तथा तैयार वस्त्रों के वैश्विक निर्यात हेतु बंदरगाहों की समीपता इस उद्योग के विकास को पंख लगाती है। और प्राकृतिक बंदरगाह भी होने आवश्यक है। बंदरगाह का अर्थ है समुद्र के किनारे कोई व्यापार का केंद्र। कपास के आयात और सूती वस्त्र उद्योगों में निर्मित कपड़े को निर्यात के लिए जो आपको बंदरगाह की आवश्यकता
होगी, और इसलिए ज्यादातर सूती वस्त्र उन इलाकों में भी स्थापित हुए जहां बंदरगाह या फिर तटीय मैदान उपस्थित है। अब बात करते हैं अपन मानवीय कारकों की। मानवीय कारकों की बात करें तो श्रम की प्रचुरता, ये अत्यंत श्रम प्रधान उद्योग है। भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे संघन आबादी वाले देशों में कुशल कताईकारों और बुनकरों का सस्ता श्रम इसकी अपार सफलता का मुख्य कारण है। श्रम की प्रचुरता की बात करें तो सूती वस्त्र में जो है अधिक मात्रा में मजदूरों या श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये उन देशों में स्थापित किए जाएंगे जहां जनसंख्या ज्यादा है, जैसे भारत और चाइना में जनसंख्या ज्यादा होने के कारण वहां श्रमिक अधिक मात्रा में मिल जाएंगे। इस कारण इन देशों में जो अधिक सूती वस्त्र मिलें विकसित हुई है। अगला जो कारक है आपके पूंजी निवेश, कताई फ्रेम, ऑटोमेटिक पावरलूम मशीनों और प्रसंस्करण रसायनों के लिए भारी वित्तीय निवेश की सुगमता आवश्यक है। औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड में पूंजी की सुलभता ने इसे वैश्विक दर्जा दिया। वर्तमान समय में जो है आधुनिक उपकरणों के द्वारा सूती वस्त्र उद्योगों में जो है वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण अधिक पूंजी निवेश करने की आवश्यकता होगी। और औद्योगिक क्रांति के समय जो है ब्रिटेन में अधिक पूंजी निवेश होने के कारण वहां पर जो है इसको एक अलग पहचान मिली। अगला जो कारण है वो आपके तकनीकी विकास, हाथ से काम करने वाले हैंडलूम से स्पिनिंग जेनी और स्वचालित पावरलूम की तकनीकी प्रगति ने उत्पादन लागत बहुत घटा दी है। यानी कि तकनीकी विकास होने के कारण वर्तमान समय में जो है इससे अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है। पहले जो काम हाथ से होता था, अभी वही काम मशीनों से होने के कारण अभी वर्तमान में इसका उत्पादन अधिक हो रहा है। सुदृढ़ परिवहन, कपास को खेतों से मिलों तक और तैयार वस्त्रों को बाजार तक पहुंचाने तो सड़क और रेल नेटवर्क अत्यंत सहायक है। सुदृढ़ परिवहन भी जो है वो इसके विकास को प्रभावित करता है। खेती या फिर कपास को जो है वो खेतों से मिलों तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होगी। इसके लिए एक सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था होनी आवश्यक है। उसके साथ उन मिलों से निर्मित होने वाले कपड़े को बाजार तक पहुंचाने के लिए भी आपको परिवहन की आवश्यकता होगी, इसलिए सुदृढ़ परिवहन होना बहुत ही आवश्यक है। अगला जो कारक है आपकी बाजार की उपलब्धता, वस्त्र मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। घने घरेलू और वैश्विक उपयोगिता बाजार उद्योगों को निरंतर उत्पादन हेतु प्रेरित करते हैं। यानी कि अगर बाजार उपलब्ध नहीं होंगे या फिर बाजार नहीं होंगे या फिर अपनी निर्मित की गई वस्तु अगर बाजार में नहीं बिकेगी तो अपने उद्योगों का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए बाजार की उपलब्धता होना भी आवश्यक है, तभी अपने उद्योग फल फूल पाएंगे। इसलिए अपन कह सकते हैं कि बाजार में कपड़े की बुनियादी आवश्यकता होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग अधिक मात्रा में चले हो, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आधुनिक परिवहन प्रणाली के विकास में तकनीकी प्रगति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यानी कि आधुनिक परिवहन प्रणाली यानी कि आने जाने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाएगा उसमें तकनीकी प्रगति यानी कि प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। आधुनिक परिवहन प्रणाली का विज्ञान और तकनीकी नवाचार का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसमें परिवहन को तीव्र, सुरक्षित व किफायती और सुगम बनाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था नई दिशा दी है। तकनीकी विकास के कारण परिवहन जो है वो आपके एक तो सुरक्षित हो गया और उसके साथ तीव्र गति से होने लगा है। पहला जो है आपके उच्च गति एवं दक्षता में वृद्धि। पहला जो है वो आपके परिवहन के साधनों में जो आपके तीव्र गति और उच्च दक्षता, बुलेट ट्रेन, जापान की शिकानसेन, फ्रांस की टीजीवी जेट विमानों और उन्नत इंजनों ने महाद्वीपों की दूरी को कुछ घंटों में समेट लिया है। तकनीकी के विकास के कारण पहले परिवहन में जो बहुत समय लगता था अब कुछ ही घंटों में आसानी से हो जाता है। कंटेनरीकरण और कंप्यूटर नियंत्रित लोडिंग अनलोडिंग प्रणालियों ने बंदरगाह और माल गोदामों पर समय और श्रम की अभूतपूर्व बचत की है। उसके साथ कंप्यूटर नियंत्रित लोडिंग अनलोडिंग होने के कारण जो है बंदरगाह और माल गोदामों पर समय और श्रम दोनों की बचत की गई है। दूसरा जो कारक है आपकी सुरक्षा में क्रांतिकारी सुधार। उसके साथ साथ पहला जो था आपकी तीव्र गति और दक्षता में वृद्धि, अभी जो है आपकी सुरक्षा में वृद्धि। यानी कि पहले जो परिवहन था वो इतना सुरक्षित नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में परिवहन बहुत ही सुरक्षित हो गया है। वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक लगने वाले ब्रेक सिस्टम, एयरबैग, आपस में टक्कर होने पर लोगों की सुरक्षा के लिए वाहनों में एयरबैग लगाए गए और कोलिशन अवॉइडेंस सेंसर लगाए गए हैं, यानी कि टक्कर होने से पहले ही सेंसर आपको सूचित कर देंगे। विमानन में रडार और एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रेलवे में स्वचालित रेल सिग्नलिंग और समुद्री जहाजों में सोनार नेविगेशन प्रणालियों ने यात्रा के जोखिम और दुर्घटनाओं को लगभग समाप्त कर दिया है। यानी कि प्रौद्योगिकी के विकास के कारण जो है आपके अभी आपस में होने वाली दुर्घटनाओं और टक्करों को कम होने के कारण आपको ज्यादा परिवहन में ज्यादा सुरक्षा मिल रही है। अगला जो आपके संचार एवं नेविगेशन का विकास, जीपीएस
उपग्रह संचार और लाइव डिजिटल मैपिंग के द्वारा आज वाहनों की वास्तविक समय में ट्रैकिंग, सटीक मार्गों का चयन और कुशल यातायात प्रबंधन संभव हो गया है। नेविगेशन प्रणाली के द्वारा जो है आपको किसी भी स्थान पर आप रहकर किसी भी दूसरे स्थान के बारे में पता या उसका मार्ग आप पता कर सकते हैं, जिसके कारण जो है वो आपके वाहनों की वास्तविक समय में ट्रैकिंग, सटीक मार्गों का चयन और कुशल यातायात प्रबंधन संभव हो सका है। अगला जो है आपके ऊर्जा दक्षता एवं पर्यावरण संरक्षण। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का विकास हुआ है। यानी कि ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण, पहले जो वाहन थे वो आपके जीवाश्म ईंधन पर चलते थे, जैसे डीजल और पेट्रोल, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण अधिक मात्रा में होता है और उसके साथ प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो रहे। और वर्तमान में जो है वो आपके इन संसाधनों का उपयोग हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में होने लगा है, जिसके कारण ऊर्जा क्षमता या फिर पर्यावरण प्रदूषण कम होने लगा है। सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का परीक्षण भविष्य के परिवहन में शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर ले जा रहा है। और सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन गैस के उपयोग के कारण आने वाले समय में परिवहन जो है आपके शून्य कार्बन की ओर लेके जा रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में पृथ्वी पर तापमान में कम वृद्धि होगी और पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। अगला जो कारक है आपके स्वचालन और डिजिटलीकरण। अभी जो ज्यादातर वाहन है जो आपके स्वचालित होने लगे और डिजिटल भी बन गए हैं, यानी कि अपने आप चलने वाले वाहन। सेल्फ ड्राइविंग का मतलब है अपने आप चलने वाले वाहन। स्वचालित चालक रहित मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन भी ऐसी बनी है जो अपने आप चलती है। और लॉजिस्टिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और वाहनों में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण वाहनों में ऐसे सेंसर होते हैं जो अपने आप आने वाली दुर्घटना से आपको बचा लेते हैं। ई टिकटिंग, ऑनलाइन बुकिंग और डिजिटल भुगतान ने यात्रियों की यात्रा को बेहद सुलभ बनाया है। और ऑनलाइन बुकिंग होने वाली और डिजिटल भुगतान होने के कारण यात्री जो है अपने घर बैठकर भी जो है वो यात्रा की टिकट बुक कर सकते हैं, जिसके कारण उनकी यात्रा को सरल बनाया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। विश्व के प्रमुख हवाई मार्गों का वर्णन। अब अपन बात करेंगे विश्व में कौन कौन से प्रमुख वायु मार्ग है। पहला जो है वो आपका उत्तरी अटलांटिक हवाई मार्ग, यानी कि पहले मार्ग की बात करें तो कौन सा भाई, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ये विश्व का सबसे व्यस्त और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हवाई मार्ग है। और इस मार्ग की बात करें तो ये विश्व का सबसे व्यस्त और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हवाई मार्ग है। ये मुख्य रूप से दो विकसित महाद्वीपों उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ता है। और ये जो है वो आपके दो महाद्वीपों को जोड़ने का काम करता है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, जो दोनों ही महाराष्ट्र महाद्वीप जो है आपके विकसित है। इसके प्रमुख हवाई अड्डे न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और टोरंटो है। और अगर इनके प्रमुख हवाई अड्डों की बात करें तो आपके न्यूयॉर्क है, पेरिस है, लंदन है, टोरंटो है और फ्रैंकफर्ट है। यहाँ अत्यधिक व्यापारिक यात्राएं, पर्यटन और वित्तीय लेन देन होने के कारण प्रतिदिन सैकड़ों उड़ानें स्वचालित होती है। यानी कि यहाँ पर अधिक मात्रा में प्लेनों के द्वारा व्यापार किया जाता है, उसके साथ साथ अधिक मात्रा में पर्यटन आते हैं, जिसके कारण यहाँ पर अधिक मात्रा में हमेशा बहुत अधिक मात्रा में उड़ानें होती है। अगला जो है आपके यूरोप एशिया हवाई मार्ग। कौन सा है भाई, यूरोप एशिया हवाई मार्ग। ये मार्ग यूरोप को एशिया के उभरते देशों भारत, चीन, जापान से जोड़ता है। यूरोप एशियाई मार्ग जो है आपके यूरोप को एशिया के भारत, चीन और जापान के देशों से जोड़ता है। इस मार्ग पर दुबई, दोहा, दिल्ली, सिंगापुर, दुबई, दोहा, दिल्ली, सिंगापुर, हांगकांग और टोक्यो जैसे विशाल हवाई हब स्थित है। मध्य पूर्व के देशों ने इस मार्ग में प्रमुख ट्रांजिट हब के रूप में अभूतपूर्व प्रगति की है। अब चलते हैं अगले। अगला जो आपका हवाई मार्ग वो आपके ट्रांस पैसिफिक हवाई मार्ग। कौन सा है भाई, ट्रांस पैसिफिक हवाई मार्ग। ये लंबी दूरी का अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है जो प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ते हुए पूर्वी एशिया, टोक्यो, सियोल, संघाई को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। ट्रांस पैसिफिक हवाई मार्ग जो है आपके एशिया के पूर्वी एशिया के देशों को जो है उत्तरी अमेरिका के देशों से जोड़ता है, जो अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजरता है। ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी वस्तुओं के तीव्र परिवहन हेतु होता है। और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी वस्तुओं के तीव्र आवागमन के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि तकनीकी के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं और उसके साथ साथ आपूर्ति महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनके बिना अपना जीवन संभव नहीं, उन वस्तुओं के आपूर्ति के लिए जो है इस हवाई मार्ग का प्रयोग किया जाता है, ट्रांस पैसिफिक। चौथा जो है आपके दक्षिणी अटलांटिक हवाई मार्ग है। ये अपेक्षाकृत कम व्यस्त मार्ग है जो दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका
के जोहान्सबर्ग और केप टाउन से जोड़ता है, इसका क्षेत्रीय आर्थिक महत्व अत्यधिक है। दक्षिणी अटलांटिक हवाई मार्ग जो है आपके अफ्रीका को जो है दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है, जिसमें दक्षिणी अमेरिका के साओ पाउलो, रियो डी जेनेरियो आपके ब्राजील में है, और अफ्रीका के जोहान्सबर्ग और केप टाउन को जोड़ता है, और इसका आर्थिक महत्व अधिक है क्योंकि ये 2 महाद्वीपों को जोड़ने का काम करता है। अगला जो आपके आंतरिक एवं क्षेत्रीय हवाई मार्ग, इसके साथ साथ देशों के अंदर भी छोटे छोटे आंतरिक और क्षेत्रीय हवाई मार्ग भी पाए जाते हैं। किसी राष्ट्र के भीतर विभिन्न शहरों को जोड़ने वाले हवाई मार्ग, जैसे भारत में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, या अमेरिका व चीन के घरेलू उड़ान नेटवर्क, ये मार्ग शहरीकरण, त्वरित डाक, पर्यटन विकास और दुर्गम क्षेत्रों को संतुलित एकीकरण में सहायक है। उसके साथ साथ अधिकांश देशों में आंतरिक व क्षेत्रीय हवाई मार्ग भी पाए जाते हैं, जो आपस में देशों के बड़े बड़े शहरों को जोड़ने का काम करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी इस का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।